नमस्कार, स्वागत है आपका नॉलेज हब में। और मेरा नाम है हिमांशु। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि पेपर 2 की स्ट्रैटेजी के बाद मैं लेकर आऊँगा स्ट्रैटेजी पे एक और वीडियो जो कि होगी हमारी पेपर 1 पे फोकस करते हुए। ठीक। सो देखिए, ये वीडियो हमारी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव रहेगी कि कैसे पेपर 1 के अंदर हमें क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, क्या क्या रिसोर्सेज हम यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से हमको उसकी तैयारी को अपनी गाइड करना है जिससे कि हम पेपर 1 में अपना मैक्सिमम स्कोर को इंश्योर कर पाएँ। ठीक। मैंने पेपर 1 में दोनों बार 80 प्लस स्कोर किया है अपने 2 अटैम्प्ट्स में। और पेपर 1 मेरे अकॉर्डिंगली ऐसा डिसाइडिंग फैक्टर है जो कि आपका ये चीज़ डिटरमाइन करता है कि आपका जीआरएफ होगा कि नहीं होगा। आपका पेपर 2 कितना भी स्ट्रांग हो सकता है, स्टिल आपका पेपर 1 अगर वीक हुआ तो आप जीआरएफ से मिस कर जाएंगे। ठीक है, ज़्यादातर चांसेस ऐसे ही होंगे। तो इसलिए आपको टारगेट करना है कि आपके एटलीस्ट 70 प्लस मार्क्स तो आने ही चाहिए। और अगर आप मेरे तरीके से पढ़ाई करते हैं, मतलब जैसे मैं 10 की 10 यूनिट्स को वेटेज दे के तैयारी करी थी और जैसे मैं आपको बताऊंगा आप, ठीक है, जैसे कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे फ्री नोट्स भी प्रोवाइड करा रहा हूँ और गाइडेंस भी दे रहा हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, नेट सेट गो करके चैनल का नाम है, आप लिंक पे क्लिक करेंगे, आप ऑटोमेटिकली चैनल पे पहुँच जाएंगे। ठीक, तो वहाँ पर मैं डे टू डे बेसिस पे गाइडेंस भी दे रहा हूँ। अगर आप उस चीज़ को प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो आपका स्कोर मेरे को लगता है कि 70 प्लस जा सकता है। जैसे कि डीआई वगैरह मैं खुद से ही बच्चों को तैयार करवा रहा हूँ, अब खुद से बता रहा हूँ कैसे हमें उसको अप्रोच करना चाहिए। देखो, दूसरी बात एक और कहते हैं कि पेपर 1 एक ऐसी स्वॉर्ड है जो डबल एज्ड है, मतलब ये दो-धारी तलवार है। जिन बच्चों का पेपर 2 मतलब अच्छा हो सकता है बट पेपर 1 अगर जिनका ख़राब है तो वो बच्चे उस लूप में फंस जाते हैं और उनका नेट और जीआरएफ नहीं निकल पाता। ठीक है, तो पेपर 1 एक काइंड ऑफ हेडेक भी है बच्चों के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम दूसरी कैटेगरी बच्चे ऐसे होते हैं जिनके लिए जो पेपर 1 है वो एक ऐसी चीज़ है जो उनके स्कोर को और ऊपर ले जाती है। मतलब इस वाली कैटेगरी के बच्चों से इस बच्चे को कितना देखो डिफरेंस दे दिया पेपर 1 ने, जो कि इक्वल स्टैंड पे खड़े थे अपने पेपर 2 में। जिसका पेपर 1 ख़राब हो गया वो नीचे चला गया, इसका पेपर 1 अच्छा हो गया वो ऊपर चला गया। तो अब इसके मार्क्स इतने आ जाएंगे और इसके मार्क्स इतने आएंगे। तो जो बच्चे इक्वल स्टैंडिंग पे हैं अपने पेपर 2 को लेकर, उन बच्चों के बीच में इतना डिफरेंस बन जाता है पेपर 1 की वजह से। तो इसलिए समझना पड़ेगा, पेपर 1 को बिल्कुल भी आप अंडरमाइन नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी नहीं करना है कि पेपर 1 को इतना ज़्यादा पढ़ रहे हैं कि उसमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहे हैं। एकदम प्रैक्टिकल तैयारी करनी है, टू द पॉइंट करनी है, जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे करनी है। तो आइए देख लेते हैं कि यहाँ पर मैं क्या क्या आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक, देखिए, मैंने आइडेंटिफाई किया है कि पेपर 1 के अंदर कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जिसके लिए आपको डेफिनेटली पढ़ना पड़ेगा। ठीक, जहाँ पर थोड़ा सा एफर्ट लगेगा। और ऐसा नहीं है उसके लिए अलग अलग बुक्स आप परचेज़ कर लेंगे। पढ़ना पड़ेगा से मेरा मतलब ये है, जैसे ये टीचिंग एप्टीट्यूड है, ठीक, रिसर्च एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, इंडियन लॉजिक है और डीआई है। ये कुछ 5-6 यूनिट्स ऐसी हैं जहाँ पर आपको बहुत सारे पीवाईक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे। और जो उन पीवाईक्यूज़ के अंदर से आपको ऑप्शंस मिलेंगे, जो उसमें क्वेश्चन होगा उसके अराउंड भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। रिसर्च के अंदर जितनी टाइप्स ऑफ रिसर्च हैं आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। सैम्पलिंग कैसे की जाती है, या फिर रेफरेंस के तरीके क्या क्या होते हैं, या फिर प्लेगरिज्म क्या होता है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड हैं और इसके बारे में आपको थोड़ा सा डीप स्टडी भी करनी पड़ सकती है कुछ जगहों पे। जैसे टेस्ट वगैरह पूछे जाते हैं रिसर्च के अंदर कि कौन सा आपका टेस्ट पैरामेट्रिक है, नॉन पैरामेट्रिक है। और ये कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हर साल आ रहे हैं, इसलिए हमें इनको ज़्यादा किसी बुक में चेज़ नहीं करना है। हम सिर्फ पीवाईक्यूज़ को ही ऑब्जर्व करके ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे और उसके ही बेसिस पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको लिस्ट आउट कर लेंगे। और आने वाले वीडियोस में मैं लेकर भी आने वाला हूँ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और उन टॉपिक्स के अराउंड ही मैं आपको पीवाईक्यू सॉल्व करा के आपकी तैयारी को और ज़्यादा पुख्ता करवा दूँगा। ठीक, लेकिन आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंडियन लॉजिक और डेटा इंटरप्रिटेशन, यहाँ पर थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू दी अदर यूनिट्स, क्योंकि ये यूनिट्स ऐसी हैं जहाँ पे आपको थोड़ी सी एडिशनल नॉलेज और इन यूनिट्स को मतलब इनके अंदर जो सिलेबस दे रखा है, जो टॉपिक्स दे रखे हैं, उनके अराउंड आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थोड़ी सी होनी चाहिए। ठीक, बाकी देखो, रिसर्च एप्टीट्यूड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये इसी साल का क्वेश्चन है, ये पॉलिटिकल साइंस से पेपर 1 का क्वेश्चन है, 4 सितंबर को पेपर हुआ था। ठीक, तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एपिस्टेमोलॉजिकल ओरिएंटेशन ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च। अब देखो यहाँ पे कीवर्ड क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च। अब वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत टफ लगेगा पढ़ने में, यार क्या चीज़ होती है, एपिस्टेमोलॉजिकल मतलब क्या होता है। बट मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस मतलब को जानने की ज़रूरत भी नहीं है अगर आपके पास क्वालिटेटिव रिसर्च के जो की पॉइंट्स होते हैं वो पता हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर क्या क्या फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है ऐसी जो चीज़ सब्जेक्टिव होती है। ठीक, मतलब वेराई करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर क्या होता है, इंडक्टिव मेथड को हम फॉलो करते हैं, मतलब ये चलती है बॉटम टू टॉप। ठीक, और जो क्वांटिटेटिव होती है वो चलती है डिडक्टिव, वो चलती है ऊपर से नीचे की साइड।
तो बस इतना सा ही जानने से हमें चीज़ें पता लग जाती हैं। यह है एंटी पॉजिटिविज़म। यहाँ पर हम फैक्ट्स को, ऑब्जेक्टिविटी को, साइंस को थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं। क्वालिटी में जब क्वालिटी की बात आएगी तो हम बात करते हैं हर इंसान का खुद का एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करते हैं। हम ये नहीं देखते कि एक इंसान के साथ ऐसा हो रहा है तो सबके साथ वैसा ही होगा, वो बात होती है क्वालिटी की। देखो कुछ ही टर्म्स मैंने लिखे हैं, सब्जेक्टिविटी होती है, इंडक्टिव होती है, एंटी पॉजिटिविस्ट होती है। तो देखो यहाँ पे अब आप ऑटोमेटिकली ही एलिमिनेट कर लोगे क्वेश्चंस में। जब आप ऑप्शन में जाओगे आपको इस वर्ड का मतलब को जानने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये मेरा पॉइंट था। अगर क्वालिटेटिव रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर आपने पढ़ लिया है और उसके अराउंड 4 से 5 जो कीवर्ड्स हैं उनको आपने समझ लिया या याद कर लिया है, मान के चलिए समझ में भी नहीं आ रहा, याद कर लो। क्या क्वालिटेटिव रिसर्च अगर आता है तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो उसके साथ एसोसिएटेड हैं। तो अब देखो मैंने खुद कहा था क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है इंडक्टिव होती है, डैट मीन्स डिडक्टिव नहीं हो सकती। एंटी पॉजिटिविस्ट है तो नहीं हो सकती। ऑब्जेक्टिविटी को इग्नोर कर देती है, क्यों? क्योंकि इसमें आती है सब्जेक्टिविटी। अब जब मैंने ये तीनों चीज़ें एलिमिनेट कर ली तो हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बचा इंटरप्रेटिविज़म। तो इसमें हम ऑटोमेटिकली देखो आंसर तक पहुंच गए। अब इससे मेरा मतलब ये नहीं है कि आप इस क्वेश्चन को याद कर दो, इससे मेरा मतलब है कैसे हमें पढ़ाई करनी है। अगर क्वालिटेटिव रिसर्च का क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास तो पहली बात तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई, हमें पढ़ना पड़ेगा टाइप्स ऑफ रिसर्च में क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है। अब क्वालिटेटिव रिसर्च पढ़ते हुए फिर आप क्या करेंगे, किसी बुक को खोल के उसके अंदर 4 पेज लिखे होंगे, उसको पढ़ने बैठ जाएंगे, उसके बारे में थ्योरी, उसकी हिस्ट्री, उसका इवोल्यूशन। भाई कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतना देखना है कि PYQs में कैसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, उसी के अराउंड टू द पॉइंट पढ़ लेना है हमें। और पढ़ भी क्या लेना है, इतना तो मैं भी आपको करा दूंगा आने वाली वीडियोस में, अपने ग्रुप में, चैनल पे मैं इसी बात की गाइडेंस देता रहता हूँ कि टू द पॉइंट पढ़ाई कीजिए। ठीक, यहाँ से हमने टोटली एकदम डायरेक्ट आंसर निकाल लिया अपना और बिल्कुल टाइम हमारा नहीं लगेगा ऐसे पढ़ाई करने में। एक टॉपिक हमारा कवर हो गया, यहीं देखो सैम्पल में कवर हो गया। हम बस एक्सप्लेन करते करते एक टॉपिक आपका ऑलमोस्ट कवर हो गया, आपको समझ में आ गया होगा कि क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है। आगे क्वेश्चन आएगा आपका गलत नहीं होगा। ठीक, लाइकवाइज हमारे पास जो रीजनिंग आती है वहाँ पर स्क्वायर ऑफ अपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये वाली जो प्रपोजिशन होती हैं AEIO वाली, इसको मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, इसको आई थिंक एरिस्टोटेलियन स्क्वायर भी कहते हैं। ठीक है ना, तो इसको पढ़ लेंगे एक बार तो उससे हमारे पास ये समझ में आ जाएगा एक क्वेश्चन हर साल यहाँ से आता है, वो हमारा क्वेश्चन हर साल आएगा तो हर साल सही भी होगा। ठीक, तो एक क्वेश्चन हम इतने से छोटे से टॉपिक से +1 कवर कर लेंगे, इतने छोटे टॉपिक से +1 कवर कर लिया। तो इस तरीके से ही जब हम कवर करते हैं टॉपिक्स को तो हमारे मार्क्स बढ़ते हैं। बच्चे करते हैं कि DI करे जा रहे हैं, बाकी सब इग्नोर कर दिया। कुछ बच्चे रिसर्च में घुस गए, इतना घुस गए हैं कि रिसर्च रिलेटेड कोर्सेज ले लिए हैं। भाई आपको बस 5 सवाल सही करने हैं रिसर्च के, 5 में से 4 सही हो गए ना, बहुत अच्छा स्कोर है। रिसर्च वाले टॉपिक में 5 में से 4 भी सही कर जाओगे, बेस्ट है। ज़्यादा चेस मत करो, ऐसे पढ़ो जैसे बताया मैंने। बाकी इंडियन लॉजिक पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के एक डाल रखी है, उसमें अप्रोच कैसे रखनी है उस तरीके की शॉर्ट वीडियोस में और बनाऊंगा। बाकी टेलीग्राम को चैनल को आप ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, वहाँ पे आपको गाइडेंस मिलेगी डेली बेसिस पे। DI को लेके मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई है कि कैसे उसमें अप्रोच रखना है, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आप DI की वीडियो वहाँ से देखिए मेरे ही चैनल से और स्टार्ट कीजिए प्रिपरेशन करना अपनी, उस पर मैं शॉर्ट वीडियोस लेकर आऊँगा। तो मेरा पॉइंट ये था कि ये कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे अपने को एफर्ट डालने पड़ेंगे, और एफर्ट भी कैसे, ऐसे वाले एफर्ट जो मैंने इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखते हैं हमारे पास लो हैंगिंग फ्रूट्स कौन से हैं। तो लो हैंगिंग फ्रूट्स का मतलब ये होता है जो कि हम ईजीली कर सकते हैं। ठीक है ना, इसमें थोड़ा कंपैरेटिवली ईजी हो जाता है मार्क्स स्कोर करना। इसमें सबसे बढ़िया टॉपिक है कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन। अब देखो एनवायरनमेंट वैसे तो इतना ज़्यादा लो हैंगिंग फ्रूट नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन मैंने एनवायरनमेंट को इसमें क्यों रखा है, एनवायरनमेंट के 5 में से 2 सवाल काफ़ी ईजी आते हैं, 1 सवाल बहुत ज़्यादा टफ आता है और 2 सवाल थोड़े से ऐसे आते हैं अगर आपके पास जनरल नॉलेज है तो आप सॉल्व कर लेंगे, नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और 2 तो आपके कॉमन सेंस के बेसिस पे हो जाते हैं और एक ऐसा आता है जो कोई नहीं कर सकता, मतलब कर ही नहीं सकता कोई। ठीक है ना, कंप्लीट नॉनसेंस हो जाता है। बाकी कॉम्प्रीहेंशन के जो 5 क्वेश्चंस होते हैं वो आपको सही करने हैं हर हालात में, क्योंकि अगर आप यहाँ पे गलती कर रहे हैं तो उसका मतलब और बच्चों से पीछे छूटते जा रहे हैं। देखिए बहुत ईजी कॉम्प्रीहेंशन आती है, उसमें 5 सवाल हर हाल में सही करने हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ना। रही बात कम्युनिकेशन की, मैं आपको प्लीज़ स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा कम्युनिकेशन को लेकर ज़्यादा पढ़ाई मत करो। टाइम बच रहा है, बहुत टाइम आपके पास है तो पढ़ लो, अदरवाइज़ कम्युनिकेशन टोटली कॉमन सेंस बेस्ड होती है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि अलग से पढ़ना पड़ रहा है, इसमें क्वेश्चंस ही ऐसे आते हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ पढ़ोगे ना क्वेश्चंस के ऑप्शंस को तभी आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ठीक है इसका आंसर ऐसा हो सकता है। हाथ में हाथ इसमें हम तैयारी करने के लिए PYQs को यूज़ करेंगे।
इसको मैं बताऊँ कैसे करेंगे, अभी थोड़ी देर बाद बताऊँगा आपको। और आने वाली वीडियोस में मैं इसी वाली अप्रोच पे आपको और तैयारी करवाने वाला हूँ, ठीक है ना। सिर्फ PYQ सॉल्व करने से PYQ बेस्ड तैयारी नहीं होती है, जैसे पीछे हमने किया है क्वेश्चन के साथ, उसे कहते हैं PYQ बेस्ड तैयारी करना, ठीक है। पूरा टॉपिक कवर हो गया और एक एटीट्यूड बिल्ड हो गया टूवर्ड्स द क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन देख लो एक बार सैम्पल में, एनवायरनमेंट में ऐसा क्वेश्चन आया था इस बार, ठीक। अब ये क्वेश्चन ईजी नहीं है, टफ है। और दूसरी बात ये है कि आप कितना भी पढ़ लो, आप इस प्रोसीजर तक नहीं पहुंच पाओगे, ठीक। या तो फिर टोटली आप सिविल सर्विस के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप कहीं पढ़ लोगे इंसिनरेशन क्या होता है, पायरोलाइसिस क्या होता है। अदरवाइज UGC नेट की तैयारी करने वाला बच्चा इतनी डेप्थ में पढ़ाई क्यों करेगा, वो भी इन्वायरमेंट की, उसको बहुत कुछ और भी है कवर करने के लिए। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे बने होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके कॉमन सेंस बेसिस पे सॉल्व करने होते हैं आपको। आप इनको क्वेश्चंस को कभी भी डायरेक्टली हिट नहीं कर सकते कि मैंने यार उस वाली XYZ बुक में पढ़ लिया था और मेरा वहाँ से क्वेश्चन आ गया। पहली बात तो आप इतने डिटेल में कभी पढ़ोगे, इतनी डिटेल में आप कभी नहीं पढ़ने वाले, इस टॉपिक को तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाले और किसी ने पढ़ा भी नहीं होगा, ठीक। अब देखो इसमें मेरा पॉइंट क्या है कहने का कि इसको कैसे सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पर देखो बी ऑप्शन दे रखा है इट इज़ डन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और सी में दे रखा है इंस्टेड ऑफ ऑक्सीडेशन ए कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ डिकम्पोजिशन एंड द अदर केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, ठीक है। तो एक जगह तो आप कह रहे हो कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और एक तरफ कह रहे हो कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है। तो बी और सी दोनों ही आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गए। इसका मतलब ये हो गया जहाँ बी होगा वहाँ सी नहीं हो सकता, मतलब बी और सी साथ में तो जा ही नहीं सकते, इनमें से एक ही सही हो सकता है। तो जहाँ पे बी और सी साथ में है उसको आप पहले ही काट दो, ठीक। तो ये वाला ऑप्शन भी कट गया, ये वाला ऑप्शन भी कट गया, ठीक। अब हमारे पास कम से कम 50-50 तो हो गया, ठीक। जहाँ पे आपके पास बिल्कुल ऐसा था कि यार ये क्या है, क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा मेरे को, कम्प्लीटली मैं क्लूलेस हो गया हूँ, तो इतना तो समझ में आ गया। अब ई भी ठीक है हमारे पास यहाँ पे, ए भी ठीक है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है ना। अब सी, डी और बी इनमें से अपने को एक ना एक देखना पड़ेगा, ठीक। तो इसमें आप 50-50 तक जा सकते हो। ऐसे करके क्वेश्चंस को आप अप्रोच करने की कोशिश कीजिए। और देखो वैसे ये चीज़ देखिए आप, डी स्टेटमेंट देखो यार, इतना जनरल स्टेटमेंट है, गलत हो सकता है क्या। पायरोलाइसिस मैनी टाइम्स जनरेट यूजफुल मटेरियल्स। भाई आप एक इतना साइंटिफिक तरीका यूज़ कर रहे हो, उसमें कुछ ना कुछ तो यूज़फुल मटेरियल जनरेट होता ही होगा, अदरवाइज़ क्यों हम इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीका डेवलप करेंगे, क्यों हम इंसिनरेशन को हटा के पायरोलाइसिस लेकर आए। अगर उसमें से कोई भी चीज़ जनरेट ही नहीं हो रही जो हम यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसे मटेरियल तक जाने का पॉइंट ही क्या था। साइंस में कोई भी तरीके की इनोवेशन होती है तो उसमें हमेशा कुछ ना कुछ बेनिफिट्स, यूज़फुलनेस होती है। तो ये इतना जनरल स्टेटमेंट है, ये गलत नहीं हो सकता, इसलिए आपको इस एटीट्यूड को बिल्ड करना पड़ेगा। अब मेरे पास डी भी सही हो गया, जैसे ही मेरे पास डी सही हो गया तो मैं मान गया कि मेरे पास ए, ये देखो डी भी आ गया यहाँ पे। बाकी मेरे पास दो ऑप्शन तो ऑलरेडी कट गए थे, बी और सी इसमें साथ में था, 2 और 4 रह गया था, डी बस ऑप्शन 2 में है। तो मेरा देखो बिल्कुल मैंने देखा आंसर का क्या है, ठीक है। ऐसे ही मैंने एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व किया था और वैसे ही यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो ऑप्शन 2 आई थिंक सही होना चाहिए इसमें, ठीक है ना। क्रॉस चेक भी करोगे ऑप्शन 2 से निकल के आएगा बिल्कुल। तो ACDE हमारा सही हो गया, ठीक। तो इस तरीके से बिल्कुल हमने कुछ नहीं पढ़ा इस प्रोसेस के बारे में, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द कॉमन सेंस लॉजिक हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। और जो कि काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा था देखने में, जो बहुत सारे बच्चे देख के डर जाएंगे यार इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन, बिल्कुल UPSC टाइप क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन देखो कह सकते हैं कि UPSC में पूछे जाते हैं, ठीक है। इतना आसान क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल भी, और वैसे ही इसमें कॉम्प्लेक्स ऑप्शंस थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस के तरीके से हमने इसका सही आंसर निकाल दिया। ऐसे करना है अप्रोच, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है नेचुरल क्लाइमेट फोर्सिंग। अब मुझे नहीं पता था इसका मतलब क्या है यार नेचुरल क्लाइमेट फोर्सिंग का, बट फिर भी मैंने देखा कि वर्ड नेचुरल यहाँ पे यूज़ हो रहा है ना। तो ग्रीन हाउस गैसेस या फिर लैंड यूज़ या ट्रोपोस्फेरिक एरोसॉल्स, ये सब तो मुझे लगा कि नेचुरल है ही नहीं। ग्रीन हाउस गैसेस भी ह्यूमन इंड्यूस्ड है। हम कहते हैं ना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो क्या है एंथ्रोपोजेनिक है ना। तो एंथ्रोपोजेनिक का मतलब हो गया ह्यूमन इंड्यूस्ड। लैंड यूज़ तो कम्प्लीटली एंथ्रोपोजेनिक है, मतलब मैं अपने किस लैंड पे कौन सी खेती कर रहा हूँ, कहाँ पे इंडस्ट्री बना रहा हूँ, कहाँ पे कमर्शलाइजेशन कर रहा हूँ, या फिर कैसे एग्रीकल्चर का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। वो सब लैंड यूज़ में आता है, वो टोटली ह्यूमन इंड्यूस्ड है। ट्रोपोस्फेरिक एरोसोल्स क्या मतलब, सबसे पहली लेयर जो होती है एटमॉस्फेयर की वो होती है ट्रोपोस्फेरिक, ठीक है। फिर आपकी आती है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आती है मीजोस्फेयर, ठीक है। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, मतलब कुल मिला के पॉल्यूशन जो होता है, पॉल्यूटेंट मैटर्स हैं, खुद बताओ वो कोई नेचुरल तो आ नहीं रहे। हमारी गाड़ियाँ चल रही हैं, इंडस्ट्री चल रही है, वहीं से जनरेट हो रहे हैं, तो ये भी तो ह्यूमन इंड्यूस्ड हो गया ना। इसमें बचा एक ये वाला ऑप्शन वॉल्केनिक इरप्शंस। तो वॉल्केनिक इरप्शन मुझे ऐसा लगा कि एक तो ऑड वन आउट भी है। पहली बात तो ये तीनों ह्यूमन इंड्यूस्ड हैं और ये कम्प्लीटली एक अलग चीज़ है। वॉल्केनो की इरप्शन से ह्यूमन का कुछ लेना देना है नहीं है सच।
जितना ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस को लेकर है या एरोसोल्स को लेकर है, वॉल्केनो को लेकर नहीं है। तो जब ये हमें दिख रहा है साफ साफ कि नेचुरली ये सबसे ज़्यादा चीज़ सुटेबल है, तो उसका आंसर फिर हम 2 मार्क करेंगे, इसलिए क्योंकि हमें पता है कि 1, 3 एंड 4 जो है टोटली एंथ्रोपोजेनिक है, टोटली ह्यूमन इंड्यूस्ड है। तो इस तरीके से इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, ना कि उन क्वेश्चन को मैं ऐसे अप्रोच करना है कि मैं सब कुछ पढ़ डालूंगा, पूरी इन्वायरमेंट की एक बुक लूँगा या कोई गाइड ले लूँगा, सब पढ़ दूंगा। ऐसे पढ़ के जाओगे तो पहली बात तो आप रिटेन ही नहीं कर पाओगे, याद ही नहीं रहेगा आपको, इतना थोड़ी ना याद कर लोगे, आपकी कैपेसिटी है। लेकिन एक बार एटीट्यूड बिल्ड कर लिया ना, ये एटीट्यूड बिल्ड कर लिया, आपको एटीट्यूड चाहिए। एटीट्यूड से मतलब वाला एटीट्यूड नहीं कि मैं बहुत एटीट्यूड में रहता हूँ, किसी जवाब नहीं देता। एटीट्यूड से मतलब ये कि राइट अप्रोच टूवर्ड्स द क्वेश्चन, कैसे उसको अटैम्प्ट करना है, बस। बाकी एक ऐसी जनरल सा क्वेश्चन ये है, इसको आप खुद से सॉल्व करके देखना, ये भी कॉमन सेंस बेस्ड है, ये कम्युनिकेशंस है। इसमें भी ऐसा करके है कि बिल्कुल नहीं चाहिए कि आप कहीं से कुछ पढ़ के जाओ, ठीक। रिकॉल करते हैं हम बैठ के कई बार चीज़ों को कि यार मैंने क्या क्या सामान चाहिए था, क्या क्या सामान याद करना था, तो होता है ना, रिकॉल कर रहे हैं चीज़ को, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक। बाकी ये क्वेश्चन कहाँ से मैंने आपको बताए, एनवायरनमेंट, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन। अब देखो ये हमने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करे इन्हीं टॉपिक से, तो आपने एक चीज़ देखी होगी यहाँ पर कि हमने कोई स्पेसिफिक नॉलेज नहीं यूज़ करी, कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं पढ़ा था, मात्र कॉमन सेंस के बेसिस पे। बट जब हमने पहले स्लाइड में क्वेश्चन सॉल्व किया था रिसर्च का, तो वहाँ पर हमें पता होना चाहिए था कि क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है, एटलीस्ट उससे रिलेटेड 4 से 5 पॉइंट तो पता होने चाहिए थे, ठीक। उसके ही बाद हम इसको सॉल्व कर सकते थे, इसलिए इसमें थोड़ा सा एफर्ट लगेगा इन वाले टॉपिक्स में। और इन वाले टॉपिक्स में आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना है, इसमें आपको चाहिए एटीट्यूड बिल्ड करना है टूवर्ड्स अटेम्प्टिंग दी क्वेश्चन, जिससे आप कॉमन सेंस को अच्छे से यूज़ कर पाएँ और मैक्सिमम मार्क्स लेकर आ पाएँ। यही डिफरेंस क्रिएट करेगा, आपके GRF निकलेगा नहीं निकलेगा, नेट निकलेगा नहीं निकलेगा, ठीक है। यही डिफरेंस बनाता है एक बच्चा दूसरे बच्चे से आगे निकलता है इन टर्म्स ऑफ मार्क्स। ऐसे नहीं कि आप बुक्स पढ़ रहे हो बहुत सारी और आपको पता ही नहीं है कि मुझे, कई बच्चों की क्वेरी आती हैं कि सर मैंने इतना सारा कुछ पढ़ लिया है, इतना सारा कुछ गाइड्स और PDFs पढ़ लिए हैं, स्टिल मेरे क्वेश्चन नहीं फंस रहे हैं। यार आपके क्वेश्चन नहीं फंसेंगे, आपके क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होंगे, आपको हर बार नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस तरीके से, तो क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बहुत तो चेंज होकर आएगा ना। अब ये पायरोलाइसिस का क्वेश्चन नहीं रिपीट होने वाला, बट हाँ ये अप्रोच रिपीट हो सकती है। एग्जामिनर इस तरीके से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेगा दोबारा से बैठ के, हो सकता है एक टॉपिक, एक स्टेटमेंट आ जाए पायरोलाइसिस से रिलेटेड, अगर आपने यहाँ पे अच्छे से पढ़ लिया तो आपका क्वेश्चन दोबारा गलत ही नहीं होगा। और दूसरी बात, आपको अप्रोच बिल्ड हो जाएगी, तो ऐसे कितने भी क्वेश्चंस आ जाएंगे। अभी 4-5 क्वेश्चन तो हमने अभी सॉल्व कर दिए बैठे बैठे, बिना किसी तैयारी के, बिना किसी डिटेल के, ठीक है ना, और सही से आंसर निकालते जा रहे हैं। तो ये हमारा तरीका होता है, ठीक। अब देखो PYQs, इस पर मेरा बहुत स्ट्रेस रहता है और बच्चे हमेशा ये कहते हैं कि यार PYQ के बेसिस पे तैयारी कैसे हो जाएगी। पहली बात तो देखो, मैं आने वाले टाइम में वीडियोस लेके आने वाला हूँ जहाँ पे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ PYQ बेसिस पे अप्रोच बिल्ड करना सिखाऊंगा। DI हो, रीजनिंग हो, रिसर्च हो, कोई भी टॉपिक ले लो या पेपर 2 का कोई सा टॉपिक उठा के दे दो, मैं आपको सब में दिखा दूंगा कि कैसे PYQ के बेसिस पे तैयारी करनी होती है और कैसे अप्रोच बिल्ड होती हैं। और दिखा दूंगा नहीं, ऑलरेडी मैंने कई सारे क्वेश्चंस करके दिखाने स्टार्ट भी कर दिए हैं। पेपर 2 हो, पेपर 1 हो, DI हो, लॉजिक हो, वहाँ से आप वीडियोस को गो थ्रू करोगे, चैनल्स के अंदर भी देखोगे आकर, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई इस तरीके से हम अप्रोच को बिल्ड कर सकते हैं और अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं, ठीक। अब PYQ को देखो एनालिसिस कैसे करना है। पहली बात तो क्वेश्चंस होते हैं रिपीट, तो देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन PYQs को कैसे हम अप्रोच कर सकते हैं। जैसे वाला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फैलेसी कमिटेड इन द स्टेटमेंट गिवन बिलो। अब यार देखो ये क्वेश्चन मैं इसलिए बिल्कुल लेकर नहीं आया हूँ कि आप यहाँ से कुछ याद कर लो या समझ लो, सिंपल सी बात है, रिपीटेड है। और सबसे बड़ा एडवांटेज PYQs को करने का यही है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बिल्कुल रिपीट होते हैं। ये वाले क्वेश्चंस तो एज इट इज़ रिपीट हो जाते हैं। जैसे ये तो बिना देखे एकदम आप कर दो बैगिंग दी क्वेश्चन, आपको ज़्यादा समझना नहीं है कि फैलेसी का मतलब क्या होता है, रियल लाइफ में मैं अप्लाई करूँगा। यार इस चक्कर में अभी मत पढ़ो, अभी आपको नंबर लेकर आने, ज़्यादा फिलोसॉफिकल मत बनो, ज़्यादा थ्योरेटिकल मत बनो, प्रैक्टिकल बनो, प्रैग्मेटिक बनो, नंबर निकालने हैं सिर्फ। तो हमने यहाँ पे पढ़ा, ये वाला क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। एक आधा 1 घंटे की वीडियो होगी, एक तो अपने कुमार भरत सर हैं, उनका आप देख लो एक बार जाके, तो उन्होंने भी काफ़ी कुछ कवर कर रखा है, ठीक है। बाकी मैं भी फ्यूचर में वीडियोस लेकर आऊँगा जिसमें क्या करेंगे हम, इस तरीके की जो फैलेसीज़ की एक वीडियो बना दी, जैसे कि मैंने इंडियन लॉजिक पे एक वीडियो बना रखी है, उसमें सारे एग्जांपल्स कवर कर लेंगे। उन एग्जांपल्स के बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है, ठीक है, सीधे सीधा आंसर निकल के आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन मुझे बताओ, क्या ये रिपीटेड नहीं है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 किस तरफ लेकर जाती है हमें? साफ सबको पता है कि मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज़ की बात होती है, और ये तो ऑलमोस्ट मतलब हर किसी को पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल पूछा जा रहा है ऑलमोस्ट, और हर साल इस वाले टॉपिक पे तो पूछे जाता है।
तो इस तरीके से PYQs को यूज़ करेंगे हम। एक अप्रोच बिल्ड करेंगे अपनी क्वेश्चन के प्रति। दूसरी बात, हम रिपीटेड क्वेश्चंस को पहले ही एलिमिनेट कर लेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन तो हमारा हो गया, आगे आएगा तो हम इसको गलत नहीं करेंगे। अब जो बच्चे यहाँ गलती कर गए वो बच्चे कॉम्पिटिशन से यहीं बाहर हो गए। उन बच्चों का फिर कॉम्पिटिशन में कोई मतलब नहीं बनता। अब जैसे ये क्वेश्चन देख लो, ये लग रहा है यार कितनी नॉलेज चाहिए इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब कोई नया बच्चा भी जाके बैठेगा ना, तो उसको कुछ नहीं पता हो तो इतना तो पता होना चाहिए कि जो कोठरी कमीशन है वो ये वाली है, 64 से 66 तक आई थी, जिसमें अपनी पहली एजुकेशन पॉलिसी आई थी। एजुकेशन कमीशन कहते हैं इसको, ठीक है। और तभी हमारी फिर आई थिंक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ गई थी, पहली वाली, है ना। अगर आपको इतना ही पता है कि C का 1 है, तो आप देख लो C का 1, बस इसमें है, C का 1 इसमें आंसर निकल आया, कुछ और देखने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, अब इतना जोड़ देख लेना आप लोग। अब ये दूसरा आप यहाँ से लेसन सीखिए कि PYQ को जब हम सॉल्व करते हैं तो एक तो मैंने अप्रोच दिखाई आपको, रिपीटिशन दिखाया। अब हमें क्या देखना है कि हम मैच कर लेंगे। A का 3, अच्छा ठीक है, मतलब यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो आई थी वो राधा कृष्णन की चेयरमैनशिप के अंदर आई थी। इस तरीके से अब हम जो बाकी के ऑप्शंस हैं उसको देख लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम में जब एक और क्वेश्चन और आएगा इस तरीके का, तो उसमें ये माना कि ये चारों तो नहीं आएंगे, बट इन चारों में से कोई ना कोई एक जरूर आएगा जो रिपीट होगा। और जैसे कोठरी के बेसिस पे हमने आंसर निकाल लिया, वैसे ही इन चारों में से किसी एक के बेसिस पे हम तब आंसर निकाल लेंगे, ठीक। अब जैसे ये वाला स्वयं प्रभा है, सीधे सीधे दे रखा है स्वयं प्रभा आपके सिलेबस के अंदर भी। पहली बात तो आपको चैनल नंबर 1 से लेके 10 तक जो नेम है इनके, ठीक है, बहुत ध्यान रखने चाहिए। और थोड़ा सा मोटा मोटा ब्रॉडर सेंस में आपको पता होना चाहिए इतना तो यार कि ऑपरेट कौन करता है, ठीक है ना। ब्रॉडर सेंस में पता होना चाहिए कि ऑपरेशन किसके पास है इसके। ये नहीं कह रहा कि हर चैनल का ऑपरेशन आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से, हर डिटेल नहीं जाननी इसमें। 1 से 10 तक के नाम, जो कि हिंदी के नाम है और अच्छे अच्छे नाम है, संस्कृत में भी हैं कुछ नाम, उसको ध्यान रखना है पहली बात, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से आ रहा है। और दूसरा, उनको कौन कौन ऑपरेट कर रहा है, ठीक है ना, बस इतना। अगर आप इतना भी कर लोगे तो कोई बड़ी बात नहीं रहती, क्योंकि ऐसे करके शायद 11 से लेके फिर 15 तक इग्नू ऑपरेट कर रहा है, फिर उसके आगे कोई और चीज़ कर रही है ऑपरेट, तो काफ़ी 5-6 इंस्टीट्यूशन के नाम याद रखने हैं बस, और आपका पूरा कवर हो जाएगा। ये क्वेश्चन ईजिली फिर आप एक्सेस कर पाओगे या सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये तरीका होता है PYQs को कैसे हमें लेकर चल रहा है। एक तो हमने कितना कुछ निकाल लिया, अप्रोच बिल्ड कर ली, रिपीटिशन देख लिया, फ्यूचर क्वेश्चन हमने इंश्योर कर लिया, और कुछ हमने टॉपिक्स भी अपने कवर कर लिए इसमें। तो PYQ काफ़ी हॉलिस्टिकली अभी तैयारी करा देता है। सबसे बड़ी बात, ट्रेंड क्या चल रहा है आपकी जानकारी में आ जाएगा कि मेरे को किस दिशा में तैयारी करनी है। अब स्वयं प्रभा के क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसको पढ़ो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे क्वेश्चन आ रहे हैं इसको पढ़ो, रैंडमली कुछ भी उठा के मत पढ़ो। बुक्स के अंदर क्या होता है, कोई बुक लिख दी है किसी ने आपकी 2 साल पहले, मान के चलिए, है ना, 2 साल पहले लिख दी है, तो वो बुक हो गई स्टैटिक। उस बुक में आपको कोई कंटेंट नहीं मिलेगा जो काम का होगा, वो बुक पुरानी हो चुकी है, वो आउटडेटेड हो गई है। आप बुक पढ़ते हैं अपने पेपर 2 के लिए, क्योंकि वहाँ पे आपको बनाने हैं कॉन्सेप्ट्स, वहाँ ज़रूरी है बुक, वहाँ तो हम 2000 साल पुराने कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। लेकिन पेपर 1 में बुक्स का इतना रेलिवेंट नहीं रहता। आप अगर बुक्स को चेस कर रहे हैं पेपर 1 के लिए, तो आप कहीं ना कहीं अपना टाइम मनी वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। और दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है पेपर 1 में, मगिंग करना, रटना अंडरस्टैंडिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें आपको रटनी पड़ेंगी, जैसे कि इंडियन लॉजिक है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, पूरा रटना पड़ेगा। इसमें आप समझ नहीं सकते कुछ भी, क्योंकि देखो यार 3000 साल पहले लॉजिकल बातें कही गई थी, आप उस कॉन्टेक्स्ट में जाके चीज़ों को नहीं समझ सकते ना, तो इसलिए ऑटोमेटिक हो जाता है उस चीज़ को आपको रटना ही पड़ेगा। काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी रिसर्च के अंदर, अगर आप रिसर्च को समझने बैठ गए अभी तो फिर आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कई सारे तरीके के टेस्ट हैं, आप टेस्ट को रट लो, ठीक है ना। कई सारे तरीके की सैम्पलिंग्स हैं, आप उनको याद कर लो। मतलब ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, इसमें ऐसा नहीं है कि यार मैं रटूंगा नहीं, मैं तो समझ लूँगा। जहाँ समझने की ज़रूरत है वहाँ पे समझो। पेपर 2 है तो समझने के लिए, वहाँ पे अपनी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करो। लेकिन पेपर 1 में ज़्यादातर जो पोर्शन है वो चीज़ें रटने का ही है। अब DI है, वहाँ पे अपना आप दिमाग यूज़ करिए, वहाँ पे कुछ रटने का नहीं है। रीजनिंग, वैसे वाली रीजनिंग जो है वहाँ पे रटने का नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जहाँ पे रटने का है वहाँ पे हमें रटना है। वहाँ पे बिल्कुल नहीं सोचना कि मैं हर चीज़ को क्रैक कर लूँगा, हर चीज़ को समझ लूँगा। हर चीज़ को समझने बैठ गए, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। यही वजहें हैं, छोटी छोटी लग रही हैं सुनने में, लेकिन यही बड़ी बड़ी वजह बन जाती हैं अल्टीमेटली, जो आपके रिजल्ट को रोक देती हैं। आपका पेपर नहीं निकल रहा होता है, एंड एट द सेम टाइम कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आराम से कई बार पेपर निकाल लेते हैं, पहली बार में ही 200, 220, 230 नंबर लेकर आ रहे हैं, है ना।
तो यही डिफरेंसेस आ जाते हैं। आप लोग अपनी अप्रोच को चेंज कीजिए थोड़ा सा, और ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने यही सेम अप्रोच को अप्लाई किया है और एक बार 234 मार्क्स लेकर आया हूँ, दूसरी बार में 244 मार्क्स लेकर आया हूँ। 2 अटैम्प्ट दिए हैं, दोनों बार JRF हो गया, सिर्फ इसलिए, ठीक है ना। तो आपको इस चीज़ को अप्लाई करना पड़ेगा अपनी तैयारी के अंदर। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है आपके लिए फिर से कि डू नॉट चेज एवरी क्वेश्चन। कुछ बच्चे होते हैं कि आपने 100 क्वेश्चन की एक मॉक टेस्ट निकाला, उसमें से उनके 99 सही हो गए, एक गलत हो गया भाई, तो वो उसको चेस करेंगे कि मेरा एक कैसे गलत हो गया, मैं अब इसके अराउंड सब कुछ पढ़ डालूंगा। वो उस 99 को भूल जाएंगे, या फिर उनका कोई कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से बिल्ड है, ठीक है। ये बात मैंने इस वाले टेलीग्राम चैनल में भी समझाई थी बच्चों को कि चेज़ मत करो। आप चेस करोगे डेट मीन्स कि आप अपना जो ऑटोमेटिकली चीज़ आती हैं आपको ऑलरेडी, उसको आप ख़राब कर दोगे। चेज़ नहीं करना है। जैसे अब ये क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंसिडर्ड टू बी द फाइनेस्ट पार्टिकुलेट मैटर। भाई पहली बात तो बच्चों को ये पता हो पार्टिकुलेट मैटर के बारे में, वही बहुत बड़ी बात है। अब आप ये पूछ रहे हो कि कौन सा फाइनेस्ट है, ये तो UPSC में भी क्वेश्चन आ जाएगा, तो भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे बच्चे जो बिल्कुल इन्वायरमेंट में पूरी पूरी बुकें पढ़ के जाते हैं। ये क्वेश्चन नहीं हो सकता किसी से, ठीक है। इस क्वेश्चन को छोड़ देना है। छोड़ देना मेरा मतलब अटैम्प्ट तो करना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो तुक्का मार दो कुछ भी, लेकिन ऐसा नियम मैं सब फाइनेस्ट मतलब पार्टिकुलेट मैटर को ही लेके पढ़ूंगा कि मुझे क्यों नहीं पता है, मैं सब कुछ पढ़ डालूंगा इसमें। ऐसी चीज़ों को जाने दीजिए, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, हासिल कुछ नहीं होगा, पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाएंगे, 10-20 पेज पढ़ लेंगे, अल्टीमेटली इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा भी नहीं, और आ भी गया जस्ट इन केस तो आप एक ही सवाल सही कर लोगे, एट द सेम टाइम इतना वेस्ट कर लोगे जो और सारी चीज़ें करने की हैं वो आप कहीं ना कहीं मिस आउट कर जाओगे, फिर आप पीछे रह जाओगे। तो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो हमेशा देखना है कुछ भी पढ़ते हुए, ठीक। बाकी अपनी जो आज की लास्ट स्लाइड है वो यही है कि बुक परचेज़ नहीं करनी है आपको, पेड कोर्सेज परचेज़ नहीं करने। क्यों नहीं करने? क्योंकि मैंने तो बिल्कुल भी नहीं करे थे। मैंने एक भी किताब परचेज़ नहीं करी, एक भी कोर्स परचेज़ नहीं किया पेपर 1 की तैयारी के लिए। देखो मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बुक तो बिल्कुल परचेज़ इसलिए नहीं करनी क्योंकि बुक हो जाती है आउटडेटेड विद द टाइम। बुक्स के अंदर जो कंटेंट होता है वो आउटडेटेड हो जाता है और वो अपडेट तो रहता नहीं है। तो आप क्या करते हो, 200-300 पेज की बुक पढ़ रहे होते हो जिस बुक की यूटिलिटी नहीं है। अब खुद सोच लो, आप जिस बुक की यूटिलिटी ही नहीं है उसको आप पढ़ रहे हो, तो वो तो कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी हो गई, ठीक है। और वहाँ पे अपना पैसा भी ख़राब हो गया, टाइम भी ख़राब हो गया, हासिल कुछ नहीं होगा। और कोर्सेज़ की प्रॉब्लम मैंने ये देखी है कि कोर्सेज़ बहुत बल्कि होते हैं। देखो उनकी भी गलती नहीं है, वो कोर्स बेच रहे हैं, अब आपसे उन्होंने कोर्स के पैसे लिए हैं, अब आपको वो बहुत ही टू द पॉइंट वीडियो दे देंगे भाई, 20 मिनट की, 25 मिनट की, ऐसे करके वीडियोस दे देंगे। सिर्फ कह देंगे कि आप ये 10 पेज की PDF पढ़ लो और ये 10 वीडियो देख लो, बस PYQ कर लीजिए, आपकी अप्रोच हम बिल्ड करा देंगे। तो आप बच्चे खुद कहेंगे यार ये तो कोर्स में बेवकूफ़ बना रहा है, कंटेंट कहाँ है। आपको आदत पड़ गई है, आपकी साइकोलॉजी को आदत पड़ गई है बल्कि कंटेंट देखने की। आपको लगता है जितनी मोटी PDF उतनी इफेक्टिव PDF, जितने ज़्यादा पेजेस उतना बढ़िया उसका आउटपुट। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो कोर्सेज होते हैं बहुत ही मोटे, कोर्सेज में 50-100 वीडियोस होंगी, 200 वीडियोस होंगी, 2-2 घंटे की वीडियोस होंगी। आप उनको करना कर देंगे स्टार्ट, देख रहे हैं आप बैठ के, कोई आउटपुट नहीं मिलेगी क्योंकि आप पहली बात तो वही वाली बात याद नहीं कर पाओगे, सब कुछ रिटेन नहीं कर पाओगे और उसमें बहुत टाइम चला जाएगा। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, लाइक आई ऑलरेडी सेड, PYQs को कैसे करना है वो चीज़, यूट्यूब पे वीडियोस कुमार भरत सर हैं, बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं यूट्यूब पे ये। इनको आप एक बार इनकी वीडियोस देखो। अगर आपको लगता है नए वाले जो वीडियोस इनकी हैं वो इतनी कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, तो आप इनकी देखो जो अनअकैडमी वाली वीडियोस हैं वो इनकी कॉम्प्रिहेंसिव थी, उसमें इन्होंने PYQ भी सॉल्व कराए थे। तो मैंने वहीं से पढ़ा था स्टार्टिंग में, तो इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। बाकी प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी DI में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रीजनिंग में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और PYQs जब आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी, ठीक है ना। तो जब आप PYQs को बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली कर पाते हैं, ठीक है ना। अब अगर आपको नहीं भी पता है यार इसमें क्या चीज़ है, क्या क्वेश्चन कह रहा है, कुछ नहीं देखना है फर्स्ट स्टेप किसी भी चीज़ का क्या होता है। तो फर्स्ट स्टेप किसी भी चीज़ का होता है गोल सेट करना। तो देखो ये काइंड ऑफ सैम्पल क्वेश्चन मान लो, यूज़ ऑफ लॉजिक, कॉमन सेंस को कैसे यूज़ करना है अपना, ठीक है। इस पर तो मैं कई सारी वीडियोस लेके आने वाला हूँ आने वाले टाइम में, हाउ टू बिल्ड अप्रोच टूवर्ड्स दी क्वेश्चंस। फिर वो पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, ये तो मैं करने वाला हूँ आप लोगों के लिए। क्वेश्चंस लेके आऊँगा, आपकी अप्रोच बिल्ड करा दूंगा इतने अच्छे से इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा के कि ऐसे कई सारे क्वेश्चंस तो आप तभी कर दोगे जब आप उनके वो देखोगे कि हाँ यार ऑप्शंस देख लिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है वो समझ लिया। बस गोल सेट करना किसी भी चीज़ की पहली चीज़ होती है।
लर्निंग को रेगुलेट बाद में करोगे, टेक्निक बाद में लेके आओगे, एनालाइज तो सबसे आखिरी में करोगे, प्लानिंग व्लानिंग भी थोड़ी एंड बाद में होती है, लेकिन गोल तो हो पहले। जब तक गोल ही नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं आपका गोल क्या है। आपका गोल है मेरे को निकालना है नेट GRF ठीक है। जब तक आपका गोल ही नहीं है, क्या तो प्लान बनाओगे, क्या एनालाइज करोगे, क्या स्ट्रैटेजी बनाओगे, क्या रेगुलेट करोगे। इसलिए गोल सेट करना वुड बी द फर्स्ट एक्टिविटी यू विल डू, ठीक है, कुछ भी करने के लिए। और इसमें बता दो ए सबसे पहले किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो बस अरे भाई और कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सीधा आंसर निकला है हमारा, ठीक। तो ये कुछ तरीके होते हैं, ये तरीका मैं आपका बिल्ड कराऊंगा विद द टाइम, क्वेश्चंस ले लेके आऊँगा इस तरीके के बहुत सारे। बाकी पेपर 1 को लेके जो मैंने आपको मेजर पॉइंट्स पे डिस्कशन कर लिया है, ये देखिए, ठीक है ना। आप इसको ज़रूर ध्यान रखना, वीडियो को बार बार देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस चीज़ को आप मिस नहीं कर सकते। शेयर करो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसको आप फॉलो करो, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है इस अप्रोच के थ्रू। बाकी धन्यवाद बने रहने के लिए मेरे साथ, थैंक यू सो मच। अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसका आंसर करूँगा पूरी तरीके से, ठीक है। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ।